हेलो एवरीवन। तो फाइनल रिवीजन में हम अपने सफर की रेलगाड़ी फिर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास किस तरह से हुआ। और फाइनल रिवीजन में आप सुन रहे हैं यश को। तो अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य क्या था, कि उन्होंने रेलवे का विकास क्यों किया भारत में। तो पहली चीज ये तो उनके साम्राज्यवादी हित से ही प्रेरित था इसका विकास। जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हित उसमें दिखते हैं। जैसे बात करते हैं आर्थिक हित की, तो वे चाहते थे कि कच्चे माल के जो उत्पादन केंद्र है ना, उनको शीघ्रता से जो बंदरगाह है उनसे जोड़ा जाए, ताकि कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात किया जा सके और ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं का जल्द से जल्द भारत के दूर दूर तक के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके तीव्रता से। और इसके अलावा प्रशासन के लिए यदि कहीं विद्रोह होता है तो वहां शीघ्रता से सेना को पहुंचाने के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया था। तो अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच चली थी और उसके बाद कलकत्ता से रानीगंज के बीच। अब रेलवे के विकास में पूरी तरह से ब्रिटिश पूंजी लगी थी, मतलब भारतीय पूंजी नहीं थी। ब्रिटिशर्स के निजी और सरकारी दोनों निवेशक यहाँ मौजूद थे और इन निवेशकों को गारंटी दी गई थी कि आपको 5% का लाभांश या फिर प्रॉफिट दिया ही जाएगा। और इसके बाद 1902 में रॉबर्टसन कमीशन गठित होता है, जिसकी सिफारिश पर 1905 पर रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। फिर आगे 1919 में एकवर्थ कमीशन का गठन होता है, जिसने रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया था, जो कुछ समय पहले तक इंडिया में भी चलता रहा था। और इसी कमीशन की सिफारिश पर 5 वर्षों में रेलवे में 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी। और इसमें हम देखते हैं कि वायसराय करजन के समय सबसे ज्यादा रेलवे का परिचालन हुआ था। इस समय क्या था, बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा था रेलवे पे और रेलवे घाटे में जा रहा था, लेकिन फिर भी जो निवेश कर रहे थे लोग, उनको लाभांश दिया गया था। कहा जाता है कि इंग्लैंड में प्रति मील रेलवे के विकास में 9,000 पाउंड खर्च किए गए थे और वहीं भारत में प्रति मील रेलवे के विकास में 30,000 पाउंड का खर्चा किया गया था और तो और लाभांश की भी गारंटी दी गई थी। अब आगे हम देखते हैं कि इस रेलवे के विकास का परिणाम क्या रहा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हुए कि भारतीय आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई थी। यातायात परिवहन का एक साधन बन गया था रेलवे, जिससे जितने भी बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग थे उन लोगों का आपस में संपर्क हुआ। और जब वे मिले तो उन्होंने पाया कि बंगाल में, दिल्ली में, चाहे साउथ इंडिया में, हर जगह अंग्रेजों ने शोषण ही किया और इसी से राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ। रेलवे में साथ परिवहन करने से छुआछूत, जातिपात जैसी भावनाओं का भी खात्मा हुआ। लेकिन अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो भारत से धन की निकासी हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्होंने ब्रिटिशर्स से पैसे तो ले लिए, अब उन्हें कह दिया कि 5% लाभांश भी देंगे और रेलवे चल रही थी घाटे में। तो इन्वेस्टर्स को जो 5% लाभांश देना था, तो उसकी पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भू राजस्व बढ़ा दिया, जिससे किसानों पर भी बोझ पड़ा। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भी ऋणग्रस्त होती चली गई, पिछड़ती चली गई। साथ ही साथ हस्तशिल्प उद्योग का भी पतन हो गया और रेलवे का माल भाड़ा जो था ना, वो भारतीय उद्योगपतियों के लिए भी भेदभावपूर्ण रखा जाता था। इसलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रेलवे ने भारत में औद्योगिकरण तो नहीं किया, लेकिन विऔद्योगिकरण जरूर किया, धन की निकासी जरूर की। इसका वित्तीय लाभ सिर्फ इंग्लैंड के उद्योगपतियों को मिला, जैसे वहां की जहाज की कंपनियों को, बैंकिंग समूह को, बीमा को, एजेंटों को, लेकिन भारत को नहीं मिला। इसी के तहत तिलक ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास किसी और की पत्नी के श्रृंगार पटल पर खर्च करने की तरह है। तो ये था रेलवे का विकास। लेकिन अब हम देखते हैं कि रेलवे और औद्योगिकरण का संबंध क्या होता है। कहा जाता है कि जिस भी देश में कोयला और लोहा होता है ना, और वहां परिवहन के साधनों में मशीनीकरण आ जाता है, तो वहां आधुनिक औद्योगिकरण जरूर होगा। ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो अब कैसे होता है ये? तो देखिए, जहां कोयला और लोहा होगा वो आधारभूत तत्व होते हैं जिससे उद्योगों का विकास होता है, और लोह उद्योग के विकास से मशीनीकरण बढ़ता है। कोयला उद्योग के विकास से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण परिवहन के साधनों का मशीनीकरण होता है। रेलवे बनते हैं, मोटर गाड़ीज बनती हैं, साथ ही साथ बैंकिंग, बीमा सुविधाएं भी बनती हैं उनके लिए। तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का भी प्रसार होता है, जिसके कारण आधुनिक औद्योगिकरण होना निश्चित हो जाता है। लेकिन जब भारत में रेलवे का विकास हुआ तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बीमा कंपनियां भी ब्रिटेन की थी और भारत में जितने भी रेलवे के स्पेयर पार्ट्स मंगाए जा रहे थे वो भी ब्रिटेन से आयातित किए जा रहे थे। इसलिए भारत ने रेलवे में सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा दिया, भारत के औद्योगिकरण को नहीं।
चलिए, रेलवे के विकास के बाद अब हम बात करते हैं धन की निकासी की, जो इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो धन की निकासी से तात्पर्य है कि जो भारत की पूंजी है ना, वह विदेश तो जा रही थी, लेकिन उसके बदले भारत को कोई भी भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। और धन की निकासी का सबसे पहला सिद्धांत दिया था 1867 में दादा भाई नौरोजी ने, और इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अब आगे देखते हैं कि ये जो धन की निकासी हो रही थी, भारत का धन जो ब्रिटेन जा रहा था, वह किन किन जरिए से जा रहा था, किन किन स्रोत से जा रहा था। तो हम देखते हैं कि हम भारतीयों के पैसे से ये अंग्रेज अपने कंपनी के अधिकारियों को वेतन देते थे, शेयर धारकों को लाभांश देते थे, और इन्होंने जो भारत के नाम पे ऋण लिए रखा था उस पर ब्याज भरते थे हमारे पैसों से। और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उद्यान, व्यापार और बागान होते थे, उससे भी तो आय प्राप्त होती थी ना उन्हें। और रेलवे के निर्माण के लिए भी इन लोगों ने गारंटीड लाभांश दिया था जितने भी निवेशक थे उसके। और भारत से ही बहुत बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करते थे, खनिज प्राप्त करते थे। और तो और आगे जब 1858 में जब ब्रिटेन में भारत सचिव और उसकी परिषद का निर्माण किए थे ना इन्होंने, तो उनके ऊपर जो खर्च होता था वह भी भारत से ही जाता था। अब इन्होंने इंग्लैंड में जो भारतीय मामले होते थे उसकी देखरेख के लिए वहां पे एक गृह सरकार बना के रखी थी, जिसका खर्च भारत ही उठाता था और जिसे गृह व्यय कहा जाता था। और इस गृह व्यय में इंग्लैंड द्वारा भारत के लिए की जाने वाले जो सैन्य अभियान है या फिर नागरिकों और सैनिकों पे जो व्यय होते हैं उसका खर्च होता था। और लंदन में ही भारतीयों के धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष था, लेकिन कोष तो था, लेकिन इसका ब्याज कभी भारतीयों को नहीं दिया गया। फिर आगे जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसके दमन के लिए भी इन्होंने भारतीयों का पैसा यूज किया था। और तो और आगे अफगानिस्तान युद्ध, चीन का बॉक्सर युद्ध और विश्व युद्ध के समय भी भारतीयों की बहुत सारी पूंजी और सैनिक लगे थे हमारे। तो ये कुछ तरीके थे जहां से हमें धन की निकासी देखने मिलती है भारत से ब्रिटेन की ओर। अब हम ये भी देखेंगे कि एकदम से नहीं हो गया ये धन की निकासी, इन्होंने एक प्रक्रिया के तहत ये धन की निकासी करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद बंगाल की लूट शुरू कर दी थी इन्होंने। फिर उसके बाद जो नवाब बनते थे वो भी इनके हाथ की कठपुतलियां बन गए थे और नवाबों से ये मनचाहा पैसा लूटते थे। उसके बाद 1765 की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, याद है ना, तो बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। उसके बाद तो अनाप शनाप पैसा मिलने लगा था अंग्रेजों को। और फिर रेलवे के विकास के बाद तो अच्छे तरीके से कच्चे माल और खाद्यान्न का निर्यात होता था और ब्रिटिश वस्तुओं का आयात किया जाता था। अब हम देखते हैं कि धन की निकासी का परिणाम क्या हुआ। परिणाम तो सीधा सीधा यही था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पिछड़ गई थी, गरीबी लगातार बढ़ रही थी, लोगों के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ रहा था और लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बहुत कम हो गई थी। अब गांव निर्धन हो रहे थे। गांव कैसे निर्धन हो रहे थे? देखिए, जो अंग्रेज थे वह अपने जो आय होती थी उसका 75% गांव पे से प्राप्त करते थे, और इस आय का बहुत बड़ा हिस्सा वे भारत में प्रशासन के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहरों पर खर्च करते थे, और इसका बहुत ही छोटा भाग गांव के ऊपर खर्च किया जाता था। इसलिए गांव निर्धन होते चले गए, और भारत तो वैसे भी गांव में बसता है, इसलिए भारत भी निर्धन हुआ। और तो और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पाया। चलिए, अब रेलवे और धन की निकासी की तो बात हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, और जिसमें हम सिविल सर्विसेज के बारे में, पुलिस सर्विसेज के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में तथा ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आई एम यश डैरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।